गुब्बारा फूल क्यों नहीं रहा अमित? मैं देख रहा हूँ। अच्छा फट गया यहाँ से, मेरा तो गुब्बारा फट गया। क्या बात है, और बड़ा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। क्या बात है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी है। लंग्स कैपेसिटी। वैसे मॉनसून में बारिश की बूंदें और हर तरफ हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये मौसम उन लोगों के लिए आफत बन जाती है जिनके फेफड़े कमजोर हैं और जो सांस के मरीज हैं। ऐसे लोग आज का शो जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं के लिए ही ये खास शो है। जल्द ही उनके नेजल स्प्रे और इनहेलर से उन्हें हम मुक्ति देने वाले हैं। और छुट्टी हो जाएगी तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हमारे साथ योग करना होगा। साथ में कुछ एक्टिविटी को भी अपने रूटीन में शामिल करना होगा ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। और जैसे ही ये सिंपल सी गुब्बारे फुलाने की जो एक्टिविटी जिसके साथ हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की वो करेंगे तो सेहत बहुत अच्छी होगी। जैसा कि ईशा ने कहा, फेफड़े मजबूत बनेंगे और लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, फेफड़ों की क्षमता बेहतर होगी। और जैसे जलती हुई कैंडल को अगर आप बुझाएंगे, ये भी एक एक्टिविटी है, इससे भी जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। स्टीम लेना, गार्गल करना भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ज्योत्सना, और ये जरूरी है कि इन दिनों अस्पतालों में जो 30% सांस के मरीज बढ़ गए हैं उसकी वजह क्या है? फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि इसके चलते ही जो मरीजों की संख्या है दोगुनी होती जा रही है। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से नॉर्मल लोगों के भी फेफड़ों में सूजन हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनके लिए किस तरह के हालात पैदा होंगे। वैसे मॉनसून में सीलन और फंगस से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, अचानक टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। और हाल ये है कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी के मरीजों का नंबर डबल हो गया है। सीधे सीधे और आसान शब्दों में अगर समझें तो इस वक्त बारिश और नमी की वजह से फेफड़ों की 5 बीमारियां ट्रिगर हुई हैं। अब ऐसे में अगर आपको लगातार खांसी और बलगम बन रहा है तो ब्रोंकाइटिस की जांच जरूर करवा लीजिए। और सांस फूलने और सीटी जैसी अगर आवाज आ रही है तो अस्थमा का अटैक हो सकता है। छींकें आना, नाक बहना, आंखों में जलन एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण हैं। तो वहीं पर तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द, निमोनिया और सांस में भारीपन लंग्स में फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। इतना कुछ बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, आपको एंजाइटी में डालना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करना है, आपको सावधान करना है। और ये बात समझ लीजिए आप, एलर्जी, अस्थमा और सांस से जुड़ी परेशानियों के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम कितने कारगर हैं, इसे अब दुनिया भी जानती है और मानती भी है। स्वामी रामदेव विश्व प्रसिद्ध योग गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी ने शंखनाद कर दिया। लंबा शंख बजाना पड़ेगा ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। पूरा गुब्बारा भी ऐसे ही फूंक के भरा, आपको फूंक मारते हुए देखा तो हमने कहा चलो हम भी फूंक मार के देखते हैं कितनी। तो स्वामी जी एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं आपके साथ। ऐसे गुब्बारे फुलाएं। और स्वामी जी, अमित की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ गई है कि छेद वाला गुब्बारा इन्होंने फुला लिया। अब इससे ज्यादा भरूंगा तो फट ही जाएगा। स्वामी जी, मेरा तो पहले से ही इसमें तो छेद है, उसके बावजूद ऐसे जितनी बार हवा भरता हूँ निकल जाती है। हाँ ये भी सही है। चलिए, ये भी अच्छा है। ऐसे शंख बजाना, गुब्बारों का हैप्पी बर्थडे हो गया। और ये देखो 10-20 बार ऐसे ना, ऐसे 10 बार कम से कम कंटिन्यूस ऐसे करना, तो इससे आपके फेफड़े की पूरी परीक्षा हो जाती है। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, इससे पूरा श्वास भरता है फेफड़ों में। ऐसे
फिर ये ऐसे ऐसे, और फेफड़े कमजोर है ना, तो ये स्टीम बड़ी अच्छी होती है। स्टीम लेना, और स्टीम में श्वासारी क्वाथ होता है, इसमें हम डाल देते हैं दिव्य धारा, देसी कपूर, अजवाइन सत, पीपरमेंट, लौंग का तेल और यूकेलिप्टस ऑयल, इसको डाल देते हैं और इसकी स्टीम लेते हैं। फिर ये अब एक साथ जलती हुई 5 से 10 मोमबत्तियों को ऐसे बुझा सके। एक बार फूंक मारी और बुझ गई, तो ये आपकी लंग की कैपेसिटी को दर्शाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, देखो ये स्कंध संचालन ऐसे। फिर ये लंग बस्ती, उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे बालक। और नस्य, ये भी बड़ा जबरदस्त है, लंग बस्ती भी, नस्य भी। और हाँ, मैंने कई बार बताया है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, फिर दिव्य धारा ऊपर से और मिला देते हैं, या पतंजलि बाम, इसको फेफड़े पर लगा देते हैं, फिर ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं जी। इससे भी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। कितना गला खराब हो, पतंजलि बाम तो रेडीमेड है, ये हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये सब लंग की कैपेसिटी बढ़ाने वाले जो अभी हम बता रहे हैं, ये सब ये। और फिर जो कर सके सूर्य नमस्कार करा देते हैं, और फिर जो कर सके उनको चक्रासन करा देते हैं। जो चक्रासन कर लेते हैं ना ऐसे, अब अर्ध चक्रासन पे सभी कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सब फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने वाले ये। और चक्रासन पूरा कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे इसमें थोड़ा सा प्रारंभ में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इतना भी नहीं तो इतना तो सभी कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और हमारे यहाँ पीपल, बाड़, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं, ये प्रकृति के ये फेफड़े हैं, ये हमारे लंग को अच्छा बनाते हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ एक ये, इतना तो हम सबको रोज करने के लिए कहते हैं। और फिर एक खास अभ्यास है, ये भुजंगासन, ये 100 बार करवा देते हैं। सुबह उठ करके श्वासारी क्वाथ पीना, या तो दिव्य पेय पीना, चाय पीना हम छुड़वा देते, दिव्य पेय, पंचकोल, श्वासारी क्वाडा, श्वासारी वटी ब्रोनकोम, श्वासारी अवलेह, श्वासारी प्रवाही। स्वामी जी, हमारे पास इसलिए रखी है कि ये सब पीने से ना फेफड़ों की कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। स्वामी जी, चिकनाई, ठंडी चीजें और खट्टी चीजें, घी बंद कर देते हैं, चना खिलाते हैं, चना, खजूर, अनार, पपीता। जब कभी बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो जाता है, पूरा गला रुंध जाता है, फेफड़े में पूरा कफ भर जाता है ऊपर से नीचे तक, ये वात पित्त कफ त्रिदोष ना पूरे शरीर में फैल जाते हैं। वात पूरे शरीर में फैल जाता, सर्वांग वात, सर्वांग पित्त, सर्वांग कफ। तो उसके लिए जो जमा हुआ उसको निकाल दे नस्से से, लंग बस्ती से, और आगे ना बने इसके लिए फिर ये योगाभ्यास करें। परहेज भी जरूरी है। अब स्वामी जी, हम विषय तो लें, लेकिन आपने वहाँ मोमबत्तियां जो रखी थी स्वामी जी, कितनी मोमबत्तियां एक साथ रख के फिर बुझानी होती है, और कितनी दूरी रखें जिससे लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी को टेस्ट कर सकते हैं? वैसे स्वामी जी, आज मैं बता दूं कि ज्योत्सना भी आज टेस्ट करेंगी अपने इसी कैपेसिटी को। स्वामी जी, आज ज्योत्सना भी मोमबत्तियां पता नहीं कितनी लगाने जा रही है, उसका खुलासा तो हम करेंगे नहीं, लेकिन आज स्वामी जी स्वामी जी, आज ज्योत्सना ये करने जा रही हैं, आज उनका जन्मदिन है स्वामी जी। आज कितनी मोमबत्तियां वो जलाएंगी मैं नहीं बताऊंगा। चलो, क्या रखा बधाई हो, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तो बहुत मंगलम जन पश्चिम सरदह सतम। लेकिन ये बात तो है, देखो ज्योत्सना जी ने अपने तन मन जीवन को बहुत साधा है। उनका शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनका जीवन सद गया योग से। उनके फेफड़े, वाइटल ऑर्गन्स सारे के सारे, फेफड़े, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, सब, ब्रेन,
इंटेस्टाइन, पूरा वाइटल ऑर्गन्स, और फिर उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है, लॉन्गिविटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए। तो ये भुजंग आसन ना ऐसे 10-20 बार से शुरू करके हम तो 100 बार तक करवा देते हैं, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, और इससे फेफड़े हमारे बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो फेफड़ों के लिए चलो सब उल्टे लेटो, हाँ सब करो बच्चों। ये आज छोटे बच्चे भी हमारे पास, वाह, बड़े बच्चे भी, और स्वामी जी ऐसे इसमें लेटने मात्र से ना फेफड़े खुल जाते। कोरोना में तो खूब करते थे लोग ये। स्वामी जी सबसे पहले तो आपकी बधाई के लिए और दिन बस की इतनी अच्छी शुरुआत के लिए आपका 4 बहुत चीजों पर बहुत एक साथ शुक्रिया। ध्यान देना। आप ही के सानिध्य में हम सब इंडिया टीवी का पूरा परिवार और जो हमारे तमाम दर्शक हैं रोजाना सुबह योग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन को बेहतर सेहतमंद बनाते हैं। और आज तो चूंकि फेफड़ों की मजबूती की बात हो रही है तो आपने योगाभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक नुस्खे बताने भी शुरू कर दिए हैं। ये चूंकि मौसम बारिश का है, हरियाली का है और सबको बहुत अच्छा लगता है, मन सुहाना, मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे भी हैं, खासकर जिन्हें रेस्पिरेटरी एलर्जी है या कोई दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन्हें दिक्कत होती है, लंग्स प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं इस मौसम में। इसलिए आज सांसों पर आने वाले हर संकट से लोगों को मुक्ति दिलानी है। उसके लिए उन्हें बताइए कि उन्हें योगाभ्यास में और क्या क्या करने की जरूरत है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये फेफड़ों के लिए अप्रतिम है। और ये गोमुखासन, ये पूरा पैकेज प्रारंभ में बता दिया। प्राणायाम तो करने ही सो करने हैं। तो देखो, आपने बात कही कि हम सुबह सुबह योग करते हैं, सबको कराने के लिए प्रेरित करते हैं, योग पंचायत लगाते हैं, योग करो कराओ, योग को जीवन में अपनाओ, योग को जीवो, योगमय जीवन जीना। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई कहता है इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, कोई कहता है खालिस्तान बनाओ, कोई कहता है एक और पाकिस्तान बनाओ, पता नहीं क्या क्या, बड़ा चाहे अलग अलग लोगों के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। हम कह रहे हैं हम सब स्वभाव से हिंदू हैं, सनातनी हैं। और हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, आत्मा हम शिवो हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम सब हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे और आज भी उन्हीं के खून हमारी रगों में दौड़ रहे हैं। तो हम माने या ना माने, अपने पूर्वजों के प्रति तो कृतज्ञता रखते हैं, वो तो मानते ही हैं कि हम सबके पूर्वज सनातनी हिंदू थे, हम रामकृष्ण के ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। लेकिन मात्र इतना कहने से बात ना बनेगी। तो हिंदू राष्ट्र से पहले हम रोग मुक्त बने, नशा मुक्त बने, लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच भेदभाव से मुक्त बने, जीवन को शुचिता पूर्वक जीना सीखें, ये जरूरी है। तो ये हम रोज इंडिया टीवी पर करते हैं कि सबके जीवन कैसे निरोगी हो, सब कैसे निर्दोष जीवन जिए। और इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है कि सारी बीमारियों से, बुराइयों से, अनीतियों से, कुरीतियों से, सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, असुचिता से, असंतोष से, सब प्रकार के लड़ाई झगड़ा झूठ फरेब से, सब प्रकार के अशुभ से, पाप से, अधर्म से हम बच जाते हैं। योग करते करते ना ये अपने आप होता है। योग का परिणाम बड़ा अच्छा है। और भोग का, रोग का, और योग के विरुद्ध, सनातन के हिंदुत्व के विरुद्ध जो जीवन जीते हैं ना, उसका परिणाम बड़ा खतरनाक है। रोग, दुख, दरिद्रता, जीवन का विनाश। तो ये एक चरण पूरा हो गया। और प्राणायाम इसमें महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के साथ सब आसन करें ऐसे। और यहाँ तो आप वातावरण की बात कर रहे थे, देखो पेड़ पौधे कितने सुंदर सुंदर है, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ आती रहती है। और इस सब के बीच में सब थेरापियाँ चल रही हैं। यहाँ पर भी छोटे बड़े बच्चे मेरे साथ योग कर रहे हैं और सबके चेहरों की मुस्कान, हाँ, हैप्पीनेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चरण हुआ। अब एक एक करके और आगे बढ़ाते हैं।
100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड या शक्कर। 100 ग्राम बादाम, उससे आधा खांड शक्कर ले ले और उससे आधी काली मिर्च 25, खांड 50 ग्राम, खांड बूरा या मिश्री आदि, और बादाम 100 ग्राम पाउडर करके एक चम्मच सुबह पुराने से पुराना नहीं चला। अब इसकी ना ये भी कई बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की सूजन, कफ, गला, फेफड़ा रुंधा हुआ है, अस्थमा, फिर जो है पूरा अंदर फेफड़े लोथड़ी की तरह हो जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस, फिर अंदर गांठें बन जाती हैं, फिर वो टीबी हो जाती है, फिर फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ गया तो, और फिर ये कफ बढ़ने से शरीर में, पूरे शरीर में गांठें हो जाती है। कफ बढ़ने से पूरे शरीर का वेट भी बढ़ता है, कफ बढ़ने से प्रमाद भी बढ़ता है। ये जो लेजीनेस है, डिजीनेस है, इसका भी कारण जो है ना जी। ये कफ है। तो कफ जो है ये खाली बलगम ही नहीं है, पूरे शरीर में कफ एक दोष है। जैसे वात दोष के बढ़ने से पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, एनीमिया, इवन HRV 27, R इफेक्टिव, CRP, कई प्रकार के उपद्रव होते हैं ना। पित्त बढ़ने से खाली एसिडिटी नहीं होती, अल्सर ही नहीं होता, उससे सारी स्किन डिजीज होती है पित्त बढ़ने से। फिर उच्च रक्तचाप होता है, पित्त बढ़ने से गुस्सा बढ़ता है, पित्त बढ़ने से सोराइसिस, एक्जिमा, निकोडर्मा, बहुत प्रकार के उपद्रव होते हैं, इनफर्टिलिटी से लेकर के और ऐसे। तो त्रिदोषों से मुक्त, सब रोगों से, दोषों से मुक्त जीवन जीना है मेरी बहन। अब स्वामी जी, आपने इतने सुंदर हम तक दृश्य पहुंचाए हैं, और प्रकृति के बीच में जब रोजाना आप जब योग करते हैं तो लोगों का मन तो मुझे लगता है कि लगता हो कि बस काश हम भी आपके बीच होते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इन दिनों भी जो बरसात का मौसम है स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है, बूंदाबांदी होती है, हरियाली हर तरफ दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम के चलते भी 30% अस्पतालों में सांस के मरीज बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या तो दोगुनी हुई है स्वामी जी, और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से नॉर्मल लोगों के जो फेफड़े हैं उसमें भी सूजन आ रही है। तो एक स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन तो हम आखिर में करते हैं, लेकिन फेफड़ों को लेकर और इसके जो सूजन को घटाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए स्वामी जी क्या उपाय हैं, यौगिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय? देखो, मैं सामने झुका तो मैंने देखा इधर जामुन रखी है। मैं जिनको कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, समय जामुन कतई मत खाना रे, गला रुंध जाता है एकदम इससे। अच्छा। हाँ कुछ लोग जामुन खा लेते, पता लगा गला का भट्टा बैठ गया। तो ये जामुन कतई मत खाना, ये जामुन। हाँ, कुछ सोचे कि स्वामी जी ने रखा ये बताने के लिए रखा, ये घी भी इसलिए रखा हुआ, ये भी मत खाना कफ होने पर। तो क्या करना, च्यवनप्राश खाना, बालप्राश खाना, स्वासारी, क्वाथ आदि, और ये लेना, चना खाना, खजूर खाना। और हाँ, ये एलोवेरा, ये अमरूद, एलोवेरा, अमरूद, और ये अदरक रखी हुई, हल्दी रखी हुई। तो एलोवेरा, अमरूद, हल्दी, अदरक, थोड़ा तुलसी, ये डाल करके गरारा कर ले तो गला खुल जाता है। और ये जो अमरूद रखा है ना, ये जो अमरूद है, ये अमरूद को क्या करना है, अमरूद जो है इसको उबाल लेना है, स्टीम करके अमरूद लेना। कच्चा अमरूद खाओगे कफ करेगा, और वो स्टीम किया हुआ अमरूद खाओगे कफ कम होगा। स्वामी जी, भून के भी खा सकते हैं क्या अमरूद? कच्चा अनानास खाओगे कफ बढ़ जाएगा, अनानास को स्टीम करके जूस पियो कफ कम हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं ये। अकेला दूध पियो कफ बढ़ाएगा, हल्दी के साथ, शिलाजीत के साथ पियो तो औषधि का काम करेगा। और सोयाबीन का दूध पीना, कफ नहीं बढ़ेगा। एक हमारी साध्वी जी है, उनको कफ बहुत बनता था पहले, अब तो ठीक हो गया, देवप्रिया जी। तो उनको सोयाबीन वाला दूध पिलाया, उसी का पनीर खिलाया। अब वैसे पनीर, दूध, दही ये कब बढ़ा देते, तो सोयाबीन का दूध, दही, पनीर आदि खाना चाहिए, जिनको कमजोरी भी नहीं आएगी। तो ये बताया। तो चलो, ये तो खान पान के बारे में थोड़ा बता दिया। चने की रोटी, किसकी रोटी? चने की रोटी से पेट में बढ़िया साफ हो जाता है, कब्ज होने से भी कफ बढ़ता है। चने की रोटी, हाँ, बड़ा अच्छा रहता। भुने हुए चने है ना, इसी को पीस लो छिलके सहित। बेसन जो है ना, फिर वो उतना डाइजेस्टिव नहीं होता। चना भुना हुआ चना पूरा ही ले लो छिलके सहित, और फिर भून के इसकी रोटी बना के खाओ। हाँ, तो एकदम से कफ दूर हो जाता है। और
इसकी रोटी पर च्यवनप्राश या बालप्राश लगा के खाना या हनी लगा करके खाना, सब्जी की जरूरत ही नहीं। लो, इतना अच्छा उपाय बता दिया है। और दिन भर मुलेठी का या सौसारी का पानी पीना। ये मुलेठी का क्वाथ, ये सौसारी क्वाथ इसीलिए रखा हुआ हमने जो है, इसी का काढ़ा पीना दिन भर। सिंपल पानी से भी कफ बढ़ता है, जब कफ हो जाता है ना जी, गला खराब हो जाता है, रुंध जाता है, तो ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है, फेफड़े के लिए भी, हार्ट के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। गोमुखासन, उष्ट्रासन जितना कर पाए, भुजंगासन, ताड़ासन, ये फेफड़ों के लिए अच्छे आसन माने जाते हैं। तेज चलना, अब जैसे सुबह सुबह उठते तो नाक बंद मिलती है, तो दौड़ने से नाक खुल जाती है। अणु तेल, ज्योतिषमती या सरसों के तेल का नशे करने से एकदम नाक खुल जाती है। हम सुबह सुबह उठते ही, ये जलनेति सूत्र नेति बच्चे कर रहे हैं, जलनेति से सूत्र नेति से। ये जलनेति का पोट भी हमने बना रखा है, ये पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर पर सब जगह मिलता है, जलनेति का पोट भी। और जलनेति लोटे से भी करो बेटा, ये दोनों ही अपने उपलब्ध करा दिए। इजी करना हो एक तरफ, अब मुंह से सांस लेना, नाक से नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। तो ये जलनेति का पोट भी है, जलनेति का लोटा भी है। अब ये घर घर हमने लोगों को बता दिया है और लोगों को सिखा दिया है। स्वामी जी, हाँ देखो, मुलेठी, काली मिर्च, मुश्री मुंह में डाल लेना, गले में खराश नहीं रहेगी। मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, लवंग आदिवटी, खदरा आदिवटी, और अब तो उसका बहुत ही अच्छा विकल्प दे दिया हमने, कंठामृत और ये ब्रोनकोम। एक ब्रोनकोम, एक कंठामृत मुंह में डाल लो। ये तो सारे एंकर के पास में होने चाहिए, नहीं तो मैं देखता हूँ कभी कभी समाचार पढ़ते पढ़ते ही गला खर खर करना लगता है, पता लगा ब्रेकिंग के बीच में दूसरी ब्रेकिंग बन रही है, एंकर को खांसी चल रही है। स्वामी जी, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई। सबको रखना चाहिए। तो क्या इस्तेमाल में लाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, इसका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, अगर ये भी पता होगा तो भी फेफड़ों की सेहत और गला अच्छा रहेगा। स्वामी जी, ये मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी वार्निंग्स के साथ आता है, खासकर अस्थमा पेशेंट्स के लिए। उन्हें तो क्योंकि इस मौसम में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डैम्प मौसम है और इस डैम्प मौसम में सांस की समस्या उन्हें होती है, इन्हेलर के सहारे सांस लेना पड़ता है। स्वामी जी, प्राणायाम तो हम कार्यक्रम के आगे पड़ाव में करेंगे ही, क्योंकि इसके महत्व के बारे में आप बताते ही हैं, खासकर फेफड़ों के लिए कितना अच्छा है। लेकिन एस्थमेटिक लोग अपने लंग्स को किन उपायों के जरिए मजबूत कर सकते हैं और कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें कितनी नंबर्स में करने चाहिए कि उनके फेफड़े मजबूत रहें? तो एक तो पवन मुक्तासन, मैंने कहा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक होना जरूरी है, इसलिए मैंने पवन मुक्तासन, ये तो रोज की दिनचर्या में शुरू कर रखा है। मंडूकासन पहले किया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और ये जो एक एक आसन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट करना होता है। और ये शीत बंधासन, ये बहुत जरूरी है। फिर रिलैक्स होने के लिए ये वर्कआउट, इतना तो सब कर लें, 1, 2 और 3। देखो, एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, जिनको लंग की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फेफड़ों की दिक्कतें हैं, उन लोगों को सीधे बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, चलते चलते भी भस्त्रिका, कपालभाति, वॉकिंग करते हुए अनुलोम विलोम, ये जरूर करने चाहिए। फेफड़ों की बीमारी 99 नहीं 100% प्राणायाम से ही ठीक होगी। भस्त्रिका अब वो जोर से नहीं कर सकते ऐसे, इससे तो दम उखड़ जाएगा उनका। मैंने लोगों का इनहेलर छुड़ाया 1-2 दिन से लेकर के अधिकतम 1-2 सप्ताह। खाली पेट ब्रोनकोम 2 से 4 गोली धीरे धीरे चुसवा देते, और खाने के बाद श्वासारी, और क्रोनिक हो तो
ये स्वासारी कोड, और ये सुबह शाम थोड़ा थोड़ा स्वासारी अवले है, जैसे च्यवनप्राश होता है ऐसे ही अवले है। और दिन में ऐसे जैसे क्या होता है, गले में थोड़ा थोड़ा कफ खराश बनी सी रहती है। अब उसके लिए हमने ये अदरक की कैंडी बना रखी है। ये देखो अदरक की ये कैंडी है, एक अदरक की कैंडी। इसको तो खोलते ही इसकी सुगंध मेरे तक यहाँ तक पहुँच रही है। अब ये अदरक की कैंडी ऐसे एक टुकड़ा भी इसका मुंह में ले लिया ऐसे, ये अदरक की कैंडी, तो इससे सीधा अदरक लेंगे ना, अदरक थोड़ा थोड़ा लेने से कफ कोल्ड को ठीक करता है, ज्यादा लेने से जलन, एसिडिटी, और पूरे एक आदमी तो 1 गिलास एक बार अदरक का जूस बना के पी गए, मर गया। तो ये अति सर्वत्र वर्जय। अदरक का रस यदि 1 गिलास जूस पी जाओगे तो मर जाओगे। लौकी का कड़वा जूस पियोगे तो वॉमिटिंग होकर के, ब्लीडिंग होकर के मर जाओगे। अब लौकी के जूस से हमने करोड़ों लोगों को जीवन दिया, कुछ लोग मर भी गए। कड़वी लौकी का जूस पी लिया, ब्लीडिंग हुई और मर गए। अदरक का रस पी करके मर गए। अदरक तो रोज चाय में, खाने में, सब में डालते हैं थोड़ी मात्रा में, तो ये मात्रा भी बहुत जरूरी है। तो किसी को सुबह उठते ही गला रुंधा होता है, नाक रुंधे हुए होते हैं, तो मुंह में अदरक का टुकड़ा डाल लेना है। अदरक की कैंडी बहुत जबरदस्त, हमने बेल की आंवले की तो कैंडी बनाई है। काली मिर्च और बादाम मुंह में डाल के धीरे धीरे चूस लो, नाक एकदम खुल जाते हैं। सुबह उठते ही अणु तेल या षडबिंदु तेल, और जो बहुत पुराना हो तो ज्योतिषमती तेल थोड़ा इसमें अणु तेल में मिला करके डाल दो। ये जबरदस्त प्रयोग है। तो 10-20 मिनट भस्त्रिका करना, 10-20 मिनट, आधा घंटा कपालभाति, 10-20 मिनट, आधा 1 घंटा अनुलोम विलोम। ऊंचाई बड़ा जबरदस्त है गले के लिए, कफ कोल्ड के लिए। जब प्रबल वेग होता है ना कफ का, तो ऐसा लगता है बस श्वास अब दम घुटने वाला है, सांस रुकने वाले हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरा चौक होने से लोग मर जाते हैं। हार्ट अटैक से जैसे लोग मरते हैं, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक में भी लोग मरते हैं। तो उनको भस्त्रिका, कपालभाति, ये ऊंचाई थोड़ा होल्ड करके, फिर अनुलोम विलोम, और एक सूर्य भेदी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोग जो है ना प्राणायाम को हल्के में लेते हैं। प्राणायाम 100% समाधान है अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजल आता। जी स्वामी जी। और हाँ, जो आवात वाही भेषजम, वेद मंत्र बहुत दिन हो गए थे, कई महीनों के बाद अंदर से उठा वेद का मंत्र ऋचा। अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत। ये से प्राणी जी अल्टीमेट मेडिकेशन, आवात वाही भेषजम त्वं ही विश्व भेषजो। बिल्कुल। और इससे दैवी शक्तियों से मातलावित हो जाता। प्राणायाम करते करते अच्छे विचार, अच्छी भावना। स्वामी जी, आप तो कहते भी हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में ही छिपा है, और आज क्योंकि बात फेफड़ों की हो रही है तो प्राणायाम को तो हम और विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन एक विषय है जो इस वक्त ईशा शामिल करना चाह रही है। बिल्कुल ज्योत्सना। स्वामी जी, जो अस्थमा पेशेंट है वो कैसे अपनी हिफाजत करे, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन अस्थमा का रोग लगे ही ना, उसके लिए क्या उपाय करें, ये भी आप दर्शकों को बता दीजिए। तो जेनेटिकली किसी किसी के फेफड़े वीक होते हैं, कोई कोई बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जहाँ सीमेंट की चादरें बनती हैं, कुछ पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ खदानों में काम करते हैं, कुछ जैसे अलग अलग मंदिरों में जो अलग अलग पत्थरों की कार्विंग होती है, उन लोगों की उम्र 50-60 एवरेज होती है, कुछ तो 40 में, कुछ 50-60 में मर जाते हैं, 70-80 तो कोई कोई पहुंचता है। तो जो पत्थर का काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, जहाँ बहुत धूल धक्कर उड़ता है। एक बात और बताता हूँ, ये कालीन, ये तो रोज हमारा कालीन साफ होता है, क्योंकि मुझे याद है आज से 5 साल पहले हमारे मूर्ख चेलों ने कालीन धोया ही नहीं, जब चला ही आ रहा था ऐसे, और उसमें ऐसे करोड़ों सूक्ष्म जीव पैदा हो गए। मैंने कालीन टेस्ट करने के लिए भेजा, करोड़ों सूक्ष्म जीव,
ऐसे इसके अंदर पैदा हो जाते हैं और सांस नली के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों को चोक कर देते हैं और मेरे शरीर में तो ऐसे काले काले से चकत्ते से निकलने लगे। मैंने कहा मेरे को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अचानक ये क्या हुआ? तो फिर कालीन टेस्ट कराया। मैंने कहा मैं तो खाने पीने में बहुत अलर्ट मोड पर रहता हूँ। तो घरों के कालीन, घरों के पर्दे, और जब भी देखो किसी जैसे कुछ लोगों का घर 6-7 दिन बंद है और वापस आते जो बेडशीट है और चादर है ना वो छोड़ के गए थे, उन्हीं पे आके लेट जाते हैं, पता लगा रात को दम घुटने लगा ऐसे। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो है ना, ये चादर बदलना, बेडशीट बदलना और उनको धोकर रखना खाली शुचिता के लिए, ये शान शौकत के लिए नहीं है। उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत पनपते हैं। हाँ, हमने एक और किया प्रयोग, हवन करने से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस मर जाते हैं। तो बहुत अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस इसमें होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो कबूतर बहुत पालते हैं, हमारे यहाँ पर भी कबूतर एक ने पाल रखे थे, उसको दमाई हो गया। क्यों? वो उस कबूतरों का और उनका जो उनसे जो कई घर में कुतरू पाल करके रखते, बिल्ली पाल कर रखते हैं, और उनके भी जो वो जो रेसे उड़ते रहते हैं और वो अंदर जाते रहते हैं। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। घर जब साफ करें, पर्दे साफ करें घर के और झाड़ू झाड़ू लगाएं, तो उस समय मास्क पहन के लगाएं, और मास्क भी कॉटन का बना हुआ अच्छे कपड़े का घर में बनाइए। जो बाजार में बने हुए प्लास्टिक के मास्क है, इनसे तो लंग फाइब्रोसिस हो रहा है। ये बातें मैंने इसलिए बताई, भुक्त भोगी है और देखा है ये उपद्रव सारा, इसलिए बता दिया। इन चीजों का ध्यान रखना। और गेहूं चावल भी नहीं खाना, घी दूध दही छाछ भी नहीं खाना। तो क्या खाना? बाजरे की रोटी, चने का आटा, पूरा भुना हुआ चने का आटा पीस करके इसकी रोटी खाना। स्वामी जी, मुझे अब कई वर्षों से कफ कोल्ड कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 10 दिन में लगातार 12, 1, 2 बजे तक जागना, उठना, खाना पीना सब गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा गले में गड़बड़ हुई, चने की रोटी खाई, 2 दिन सब मामला ठीक। अणु तेल और इसमें ज्योतिष डाल करके नाक में डाला और प्राणायाम जोर से किया, खाने पीने में ध्यान। तो ये ऐसे अपना ध्यान रखना है। जब आपकी दिनचर्या में ऊंचा नीचा हो जाए जी, नींद पूरी ना आने से भी कब बढ़ता है मेरे भाई अमित जी, ये भी देखिए स्वामी जी, तो ज्यादा जागरण करना, अति जागरण, अति निद्रा, अति सर्वत्र वर्जय। बिल्कुल। और स्वामी जी, आपने तो आज लंग्स को मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए सारे उपाय बता दिए, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के स्वामी जी जो रोजाना हमारे पास आते हैं और आपके लिए वो रहते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, आज सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मोदीपुरम मेरठ से शिव कुमार बालियान का सवाल है, उनके बाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया है, अब कलाई पूरी तरह घूम नहीं रही है और 2 उंगलियों में सुन्नपन रहता है। स्वामी जी, इस परेशानी को दूर करने के क्या उपाय हैं? अब कलाई से जब मजबूत नहीं होगी तो मेरी तरह से तो पद्मासन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करें? इस कलाई के ऊपर थोड़ा पीड़न तक तेल लगा ले, दिव्य धारा लगा ले, और पीड़न तक क्वाथ उसको उबाल करके, या आँखें का पानी, निर्गुंडी का पानी या अमरबेल का पानी, उससे इसकी सिकाई कर ले। फिर ये पीछे से ये पॉइंट दबा ले, और अंदर सूजन आ गई है तो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि गुग्गल ले ले। ये पीछे से पॉइंट दबा ले, और थोड़े दिन तक दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीजें बंद कर दे। घर में भी हल्दी मेथी सौंठ और अश्वगंधा तो सब घर में रखने लगे, अजवाइन भी, इनका पाउडर करके खा लें, वातारी चूर्ण ले लें, अथवा बेस्ट है ये एलोवेरा रखा इधर। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीजों में से जो भी चीज मिल जाए 5-7 दिन पी लेना, पूरी सूजन का पुनर्नवा तो तुरंत पूरी सूजन को हटा देता है। पुनर्नवा सूजन को हटाने के लिए ये पीला बासा है कांटे वाला, और ये सफेद बासा है ये इसका, और एक छोटा सा हल्दी का और अदरक का टुकड़ा मुंह में ऐसे ही डाल देना। कैंडी भी सबको ना मिले तो कोई बात नहीं, अब सब पतंजलि के कैंडी कहाँ से लाएंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा तीखा ना लगे हल्दी अदरक, तो थोड़ा मुनक्का या अंजीर साथ में छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लेना, तो कैंडी हो जाएगी रेडी। स्वामी जी, मेरठ के बाद अब अगला सवाल बरेली से है। शिव कुमार डागा का ये सवाल है। और पूछना जी स्वामी जी, शिव कुमार डागा कह रहे हैं कि उनको L4, L5 की प्रॉब्लम है स्पाइन में। डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज ना करने की सलाह दी है,
तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो योग कर सकते हैं, अगर हाँ तो कौन कौन से आसन वो करें। ना वो डॉक्टर ना, उनको पता नहीं होगा दरअसल। डॉक्टर अब जो फिजियोथेरापिस्ट है या जो योग के बारे में जानते हैं उनको तो पता है। L4-5 हम और सिर्फ डिस्क योग से ही अच्छा करते हैं। मकरासन, भुजंगासन, ऐसे ऐसे आराम से कराते हैं। सर्वासन और मरकटासन, ये आसन जरूर करने। खाली पेट पिरानिल गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल और अश्वशिला ले लेंगे, कितना ही भयंकर कमर में दर्द है अच्छा हो जाता है। ये तो आसन जरूर करने हैं कमर की समस्या होने पर। 99% WHO कहता है और मैं भी कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है पिछले 50 वर्षों का, कमर के सारे ऑपरेशन टाल सकते हैं। सिर्फ डिस्क की शटिका L4-5 से लेकर के 33 के 33 वर्टिब्रास में, नीचे को L से बोलते हैं, लोम्बर वाले हैं, ये ऊपर वाले सर्वाइकल वाले हैं, इनको ऐसे कहते हैं। तो ऊपर वाले नीचे वाले मणके 33 के 33 मणके अच्छे हो जाते हैं मरकटासन से। स्वामी जी क्या करें। अगला सवाल कल्याण महाराष्ट्र से है। तो हड्डियों को फौलादी बना देता है, थोड़ा धूप में रह कर। स्वामी जी अगला सवाल कल्याण महाराष्ट्र से है। सुलोचना शाह का सवाल है, वो पूछ रही है कि क्या इस बरसात के सीजन में लौकी का जूस पी सकते हैं। यदि कफ कोल्ड की, हाँ ये तो बच ही गया था, मैंने घी तो मना कर दिया था, ठंडी खट्टी चीजें भी मना कर दी थी। लौकी का जूस कफ कोल्ड वालों को तो उनको लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले दी है, ये बात बस ध्यान रखना। तो बरसात के मौसम में नहीं तो लौकी से ना किसी को कफ कोल्ड हो जाता है। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको वात और कफ की प्रॉब्लम है उनको लौकी का सूप और सब्जी भी लेनी चाहिए। अपना प्रश्न ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल है मिजोरम से और डॉक्टर पुलकचंद देवनाथ का सवाल है। उनकी बेटी की उम्र 14 साल है, क्लास 9th में पढ़ती है। अब सिजोफ्रेनिया और OCD की दिक्कत है सर, बच्ची पढ़ भी नहीं पाती है, तो स्वामी जी इनके लिए क्या उपाय बताएंगे। सिजोफ्रेनिया OCD 100% डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी। जो है अपनी बेटी को देवनाथ जी मेधावटी मेमोरी ग्रिड सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली मेधावटी, 1-1 मेमोरी ग्रिड दे देना और उनको थोड़ा सा प्रेम से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कराना। मेधा इष्टि का हवन उसका धोना जबरदस्त होता है साहब, और ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। तो जी ये ऐसे और ऐसे। स्वामी जी दर्शकों के सवालों के प्राणायाम बाद करवाएं, शीर्षासन सर्वांगासन कर सके तो और अच्छी बात है। जी दर्शकों के सवालों के बाद अब बारी है योग पंचायत की। स्वामी जी कल योग पंचायत का जो आपने चैलेंज दिया था, नासा अंगुष्ठ नासास प्रशासन, वो बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया और उत्तर प्रदेश औरैया से ये वीडियो आई है योग पंचायत की। पंचायत एक गुजरात के वडोदरा में भी लगी, इसके अलावा बयाना राजस्थान से, तो रेगुलर योग पंचायत यहाँ लगती है और ये वीडियो हम तक भेजते हैं। बाजपुर उत्तराखंड में भी नारी शक्ति ने ये पंचायत लगाई है। और अब बारी है विजेता की, तो जो सबसे अच्छी पंचायत लगी वो उत्तराखंड देहरादून में गीता जी ने ये पंचायत लगाई है। तो अभिनंदन है बहुत बहुत गीता जी का और देहरादून के योगियों का, और कल की पंचायत का बहुत अच्छे से किया सबने, अभिनंदन। अब देखो सीधे रेट करके स्पाइन के लिए भुजंगासन और मरकटासन बहुत अच्छे हैं। पैर सीधा उठाएं, हाथ कंधों के समानांतर रखते लिए ऊपर की ओर, दाहिना पैर बाईं ओर लेकर के जाए। तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन बहुत अच्छा क्या, ये मरकटासन है। ऐसे घुटने पंजे सीधे दोनों पैरों के, ऐसे जिधर पैर उससे अपोजिट साइड में करता है। बाईं पैर में बाईं तरफ पैर को लेके गया तो दाईं तरफ देखो मेरी गर्दन। अब ऐसे बाएं पैर उठाऊंगा, 5-5 सेकंड ऐसे कम से कम एक तरफ से रोके ऐसे, और दूसरी तरफ गर्दन रखे, घुटने सीधे पंजे तले। और ये स्पाइन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट पोस्चर है, श्रेष्ठतम आसन है मरकटासन
तो विजेता बने, मेडल पाए, पुरस्कार पाए, घर बैठे गिफ्ट टाइम पर सब कुछ मिलेगा। मरकट आसन का वीडियो बना करके इंडिया टीवी पर भेजे और 100 साल तक अपनी रीढ़ की हड्डी को भी स्वस्थ रखें। जी, और सेहत का तोहफा तो मिलेगा ही। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।